जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वव्यापी महामारी के इस दौर में स्नातक कक्षा की कक्षाएं प्रभावित न हो और उनका अध्ययन अध्यापन स्नातक के विद्यार्थियों का बिना किसी अवरोध के चलता रहे। इस संदर्भ में यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके आधार पे यह कहा गया है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का संपर्क ऑनलाइन बना रहे और विद्यार्थियों का अध्ययन, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस क्रम में आज बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मैं एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें उत्तर भारत के प्रमुख शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई राजनीतिक वैक्यूम, या यूं कहें कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी, उसके नेपथ्य में जो गतिविधियां हुई राजनीतिक, और उससे उत्तर भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां अस्तित्व में आई, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हर्षवर्धन ने लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया था और उसकी मृत्यु के पश्चात कन्नौज, जो उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था, की राजनीति अस्थिर हो गई। एक तरह से ये देखा जाए कि उत्तर भारत में ऐसी कोई सत्ता नहीं थी, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उस समय उत्पन्न हुई अराजक स्थिति को समाप्त कर पावे या उसको रोक पावे। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ होता है और विभाजन की जो शक्तियां हैं वो पुनः सक्रिय हो जाती हैं। कुछ प्रमुख शक्तियां जो उस समय अस्तित्व में थी, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा, कर्ण सुवर्ण तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। उधर मगध में हर्ष के सामंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। कश्मीर में करकोट वंश की स्थापना हुई। सामान्य रूप से यह पूरा का पूरा जो काल है वह पारस्परिक संघर्ष और प्रतिद्वंदिता का काल था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कन्नौज बन चुका था और हर्ष के पश्चात उस राजनीतिक सत्ता पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए विभिन्न शक्तियों में संघर्ष प्रारंभ होता है। कहना न होगा कि कन्नौज का स्थान हर्ष के शासनकाल में वही हो गया था जो गुप्त युग तक मगध का था। हर्ष तथा यशोवर्मन ने कन्नौज को साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक बना दिया था। अब यह आवश्यक हो गया था कि उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक था। राजनीतिक महत्व के साथ साथ कन्नौज की महत्ता आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक थी और यह आर्थिक कारण कन्नौज के प्रति अन्य राजनीतिक सत्ताओं का, अन्य राजनीतिक शक्तियों के
प्रति आकर्षण का बहुत बड़ा कारण बना। कन्नौज पर अधिकार करने से गंगा घाटी तथा इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधी समृद्ध साधनों पर नियंत्रण स्थापित हो सकता था। गंगा यमुना के बीच स्थित होने के कारण कन्नौज का क्षेत्र देश का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी यह नगर काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से विभिन्न दिशाओं को व्यापारिक मार्ग जाते थे। इनमें से कुछ मार्ग मैं यहां उद्घाटित करता हूं। एक जो प्रमुख मार्ग था वह कन्नौज से प्रयाग तथा फिर वहां से पूर्वी तट पर जाकर दक्षिण में कांची तक जाता था। दूसरा व्यापारिक मार्ग वाराणसी और गंगा के मुहाने तक जाता था। तीसरा जो व्यापारिक मार्ग था वह पूरब में कामरूप तथा उत्तर से नेपाल और तिब्बत तक के क्षेत्र को जाता था। चौथा प्रमुख मार्ग कन्नौज से दक्षिण की ओर जाते हुए दक्षिणी तट पर स्थित वनवासी नगर में मिलता था तथा पांचवा मार्ग कन्नौज से बजान तक तथा उसके बाद गुजरात की राजधानी तक पहुंचता था। जिस प्रकार पूर्व में इससे पहले मगध उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था, उसी प्रकार की स्थिति कन्नौज की हो गई थी। अब इस दृष्टि से राजनीतिक और आर्थिक दो प्रमुख कारण थे जो कन्नौज पे अधिकार करने की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो जाते। अतः इस पर अधिकार करने के उद्देश्य से 8वीं शताब्दी ईस्वी की तीन प्रमुख शक्तियां, जिनमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों शक्तियां कन्नौज पे आधिपत्य करने के उद्देश्य से आपस में संघर्ष प्रारंभ करती हैं। इतिहास की दृष्टि से 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में इस घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 8वीं शती के अंत में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज राजपूताना तथा मध्य भारत के विशाल भूभाग पर शासन करता था। बंगाल में इसी समय पालों का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ। वत्सराज का पाल प्रतिद्वंदी धर्मपाल था। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वत्सराज और धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव था। वह भी दक्षिण भारत में अपना राज्य सुदृढ़ कर लेने के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। अतः कन्नौज पर आधिपत्य के लिए प्रथम संघर्ष वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था, बंगाल में इनका राज्य था, तीसरा ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था और दक्षिण भारत में राज कर रहा था। इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम कन्नौज पर वत्सराज तथा धर्मपाल ने अधिकार करने का प्रयास किया। इसके कारण गंगा यमुना के दबाव में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में धर्मपाल पराजित होता है। इस घटना का विवरण राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख, जिसकी तिथि 808 ईस्वी है, उस राधनपुर अभिलेख में इस घटना का सबसे पहले उल्लेख होता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि
मदान्ध वत्सराज ने गौड़ राज की राजधानी तथा उसकी राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके 2 राज छत्रों को छीन लिया। इस घटना के संदर्भ में पृथ्वीराज विजय में भी कुछ बात कही गई है, जिससे यह ध्वनित होता है कि चाहमान नरेश दुर्लभ राज ने गौड़ देश को जीतकर अपनी तलवार को गंगा सागर के जल से स्नान करवाया। संभवतः वह वत्सराज का सामंत था और उसी की तरफ से उसने गौड़ नरेश के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार किया तथा वहां का शासक इंद्रायुध, जो इंद्रायुध उस समय कन्नौज पे शासन कर रहा था, उसने उसकी अधीनता स्वीकार की। ठीक इसी समय राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने विंध्य पर्वत पार किया तथा वत्सराज पर आक्रमण किया। ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया इस युद्ध में। वत्सराज राजपूताने के रेगिस्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ। इधर ध्रुव ने पूरब की ओर बढ़कर धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। संजन तथा सूरत के लेखों में ध्रुव की इन सफलताओं का उल्लेख हुआ है। संजन लेख में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गंगा यमुना के बीच भागते हुए गौराज की लक्ष्मी के लिंगार विंदों और श्वेत छत्रों को छीन लिया, परंतु इन विजयों के पश्चात दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थितियों ने ध्रुव को वापस जाने को मजबूर कर दिया। ध्रुव दक्षिण भारत वापस लौट जाता है और वहां 793 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उल्लेखनीय है कि त्रिकोण संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की वो प्रथम शक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और सीधे यहां किसी युद्ध में उन्होंने भाग लिया। आगे हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में यही कुछ ऐसा है दृष्टिकोण मराठा राजनीति में हमको दिखाई पड़ती है, जो दक्षिण की प्रमुख शक्ति थी और उत्तर भारत में उसने अपनी राजनीतिक महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया था। इधर ध्रुव उत्तर भारत की राजनीतिक परिदृश्य से गायब होता है। उसके तुरंत बाद पाल तथा गुर्जर प्रतिहारों में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस बार पाल शक्ति से भारी साबित हुए। भागलपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा वहां इंद्रायुध को हटाकर अपनी तरफ से चक्रायुध नामक किसी व्यक्ति को राजा बनाया। इसमें यह कहा गया है कि धर्मपाल ने इंद्रराज और दूसरे शत्रुओं को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे चक्रायुध को उसी प्रकार वापस दे दिया जिस प्रकार बलि ने इंद्र आदि शत्रुओं को जीत कर भी वामन रूपधारी विष्णु को 3 लोक प्रदान कर दिए। स्पष्ट है कि यहां इंद्र की समता इंद्र राज से तथा विष्णु की समता या विष्णु की समानता चक्रायुध से स्थापित की गई है। खलीलपुर अभिलेख में भी एक वर्णन आया है जिसके अनुसार धर्मपाल ने कान्यकुब्ज के राजा के रूप में स्वयं को अभिषेक करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन पंचाल
के प्रसन्न वृद्धों द्वारा उठाए गए अभिषेक कलश से कान्यकुब्ज के राजा का अभिषेक किया। इसे भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंत, गंधार तथा कीर के राजाओं ने स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस विवरण से स्पष्ट है कि कन्नौज के राज दरबार में उपस्थित उक्त सभी शासक धर्मपाल की अधीनता स्वीकार करते थे। धर्मपाल एक बड़े भूभाग का शासक बन बैठा, परंतु उसकी विजय स्थायी नहीं हुई। गुजर प्रतिहार वंश की सत्ता वत्सराज के वीर पुत्र नागभट्ट द्वितीय के हाथों में आई, जिसने सिंध, आंध्र, विदर्भ तथा कलिंग को जीता तथा कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को वहां से बाहर निकाल दिया। ग्वालियर प्रशस्ति में यह कहा गया है कि चक्रायुध की नीचता इस बात से सिद्ध थी कि वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता था। तो विद्यार्थियों, कन्नौज पे अधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में हुए इस त्रिकोणात्मक संघर्ष से संबंधित ये व्याख्यान आज यहीं तक। फिर दूसरे क्रम में दूसरे दिन इसके आगे की घटनाओं का विस्तृत विवरण आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।